आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है हिफाजत करना। और अगर हम बात करें कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन भी बेसिकली प्रोटेक्शन को ही कहते हैं कि केयरफुली किसी चीज को प्रिजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट करना, यानी खास किस्म की स्ट्रेटजीज बनाई जाएं किसी चीज की प्रोटेक्शन या हिफाजत के लिए, तो उसको कंजर्वेशन कहा जाता है। ये और अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की, तो इसका मतलब होगा हमारा जो माहौल है उसकी हिफाजत करना। और अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट या माहौल किसे कहते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल होता है जिसमें के पर्सन यानी हम, इंसान, एनिमल्स जानवर और प्लांट्स यानी पौधे रहते हैं, तो उस इर्द गिर्द की सराउंडिंग प्लस जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो जिस माहौल में हम रहते हैं उसकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है, यानी जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका साफ सुथरा होना, उसके अंदर जो कुदरती वसाइल होते हैं उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल करना। इसके अलावा अपने एनवायरनमेंट को कंटेमिनेशन से या आलूदा होने से बचाना भी हमारा फर्ज है। और ये फर्ज ना सिर्फ लोकल पीपल पे है, यानी जो लोग होते हैं जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ना सिर्फ उनका फर्ज है बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो कि एनवायरनमेंट की हिफाजत कर सकें। अब हम बात करें कि एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो हम जब मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर एक लिमिट तक वो एक्टिविटीज़ ना की जाएं तो हमारे इन्वायरमेंट पे उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक ह्यूमन एक्टिविटी की जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जब हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या मुख्तलिफ किस्म के अशिया बनाने के लिए इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है यानी हमारा जो रहन सहन है वो मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज बनने से, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनेंगी तो वो हम अपने लिविंग के लिए यूज करेंगे। तो इस वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है या जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज्यादा हो गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ज्यादा हो रही हैं तो वैसे वैसे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में वो अफोर्डेबल हैं, यानी हम उनको खरीद सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ये फ़ायदा है कि अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले देखें तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बनी वैसे वैसे वहाँ पे आबादियाँ ज़्यादा होती गई और सिटीज़ डेवलप हो गए। लेकिन पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या मनफी असरात भी मुरतब किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ये है कि टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, यानी इंडस्ट्रीज जब अपनी प्रोडक्ट्स बना देती हैं उसके बाद जो फाजल मवाद होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में भी होता है यानी ठोस शक्ल में भी होता है, इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी होता है यानी माया हालत में भी होता है, इसके अलावा गैशियस फॉर्म में भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है। तो इसने क्या किया है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं जो कि इंजेक्ट की जाती हैं यानी इन्वायरमेंट में शामिल की जाती हैं, और इनको शामिल करने वाली कौन से फैक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज। तो ये क्या करते हैं कि मुख्तलिफ वेस्ट जो होते हैं उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इंजेक्ट कर देते हैं यानी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस वजह से हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है यानी हमारा जो कुदरती माहौल है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रहा है या तबाह हो रहा है। और इसकी डिस्ट्रक्शन के असरात ह्यूमन बीइंग्स पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स या मनफी असरात मुरतब होते हैं। और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है यानी जहरीला मवाद होता है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए, इसके अलावा जानवरों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा होता है। इसके अलावा कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, यानी इस तरह का जो मटेरियल होता है उस तरह के इन्वायरमेंट में जब बंदा रहता है या इस तरह का पोल्यूटेड वाटर यूज़ करे
या इस तरह की जो सॉइल होती है तो उसको इनडायरेक्टली जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा खतरे का बायस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हैवी मेटल्स की, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसके अलावा अगर हम लेड की बात करें तो लेड जो है वो ऑटोमोबाइल से निकलता है, यानी जो गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाले धुएं में लेड शामिल होता है। इसके अलावा क्रोमियम भी इंडस्ट्रियल वेस्ट में शामिल होता है। तो ये जो इस तरह के हैवी मेटल्स होते हैं ये हैविक होते हैं टू ह्यूमन हेल्थ, यानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं या खतरनाक होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट लेवल पे ये कोशिशें करनी चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। और इस कोशिश में जो लोकल लोग होते हैं यानी हम एज ह्यूमन बीइंग्स, गवर्नमेंट के साथ हमें तावन करना चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन हो सके। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं आज की वीडियो में, जिससे कि इस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जो कि पोल्यूशन का बायस बनते हैं, आलूदगी का बायस बनते हैं, तो उसको ख़त्म करने में, यानी वो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे पानी अवेलेबल नहीं होता पीने के लिए तो वहाँ पे सिर्फ पोल्यूटेड वाटर होता है, तो अगर उस पोल्यूटेड वाटर को ख़ास किस्म के प्रोसेसेस के ज़रिए साफ़ किया जाए तो वो वहाँ के लोगों के लिए पीने के काबिल हो सकता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स करके हम अपने एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस की, तो बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हेल्प से एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन में मदद मिलती है। और इस मेथड की मदद से क्या होता है कि जो हेजार्डस वेस्ट्स होते हैं यानी जो खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट्स या फाजल मादा होता है उसको रिमूव किया जा सकता है या उसको ख़त्म किया जा सकता है। और उसको कैसे ख़त्म किया जाता है? उसको ख़त्म किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, यानी मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह की ख़ास किस्म की स्पीशीज़ होती हैं जो कि डिकम्पोजर्स होती हैं, यानी जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? आलूदगी पैदा करने वाले अज्जा, यानी ऐसे अज्जा जो कि एनवायरनमेंट में नेगेटिव इफेक्ट्स या मनफी असरात मुरतब करते हैं। तो हम एक डायग्राम की मदद से बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम ले आते हैं जिसमें कि बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। अब इस प्रोसेस की मदद से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट मैटर होता है जब वो सॉइल में शामिल होता है और सॉइल को आलूदा कर देता है। इसके अलावा जब ये वेस्ट मैटर जो है वो पानी में शामिल होता है तो ये पानी को क्या कर देता है? आलूदा कर देता है या पोल्यूट कर देता है। अब बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में क्या होता है कि माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस तरह के आलूदा या पोल्यूटेंट वाटर में। तो माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, तो वो क्या करते हैं? वो इन जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें माइक्रोब्स शो किए गए हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन मटेरियल्स की ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। और इस ब्रेक डाउन के बदले में क्या होता है कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है उससे ये वाला जो वेस्ट मैटर होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर जो साफ पानी होता है उसको अलग कर दिया जाता है और नीचे जो मैटर बचता है उसको अलग कर दिया जाता है। इस तरह से अब ये जो पानी है ये पीने के काबिल हो गया है। किसकी मदद से? बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस की मदद से, और ये होता है माइक्रोब्स की हेल्प से। इसी तरह से एक और प्रोसेस होता है जिसको बायोजॉर्प्शन का प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें कि काफ़ी
زیادہ ایلجی کی سپیشیز استعمال کی جاتی ہیں اور وہ کس کے طور پہ کام کرتی ہیں؟ بایو زوربنٹس کے طور پہ. اور میٹلز ہوتی ہیں جو ٹاکسک میٹیریل ہوتا ہے جو کہ ویسٹ سے نکلتے ہیں جس میں کہ میٹلز بھی شامل ہوتی ہیں تو ان کی بریک ڈاؤن کا کام کرتی ہیں ایلگل سپیشیز. تو ایلجی کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے فوٹوسنتھیٹک آرگنزمز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے بایو سورپشن کی مدد سے واٹر اور ایئر کو فلٹر کیا جا سکتا ہے. یعنی ایلجی کی سپیشیز کی مدد سے بایو سورپشن کا پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس کی مدد سے ہمارے انوائرمنٹ کی کنزرویشن ہونے میں بھی مدد ملتی ہے. اور ایلجی یہ پروسیس کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایلجی کیا کرتے ہیں کہ جو کنٹامیننٹس ہوتے ہیں یعنی جو ہارمفل میٹیریل ہوتا ہے اس کو بائنڈ کر دیتے ہیں اپنی پورس ہائی سرفیس ایریا سٹرکچر کے ساتھ یعنی باڈی کے ساتھ. خاص قسم کی جو ان کی باڈی میں پورس سٹرکچر ہوتا ہے وہ ان کنٹامیننٹس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے پانی اور واٹر کے اندر جو میٹلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ بایو زورپشن کے پروسیس کو اس ڈایاگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ پولوٹیڈ واٹر. اور یہاں پہ یہ اپریٹس استعمال ہوا ہے جو کہ کیا کر رہا ہے؟ ایلجی کو استعمال کر کے مختلف قسم کے سٹیپس کی مدد سے پولوٹیڈ واٹر کو کلین کر رہا ہے. جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ لیکوڈ ڈسٹریبیوٹر ہے. یہ ایلگل بایو زوربنٹ بیڈ ہے. یہ والا جو پارٹ ہمیں گرین گرین کلر کا نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک اور پارٹ ہے پیکنگ سپورٹ. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں لیکوڈ ری ڈسٹریبیوٹر ہے. اور اس کے بعد مختلف سٹیپس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہیوی میٹل ہوتے ہیں ان کو ایلگل باڈی کے خاص سٹرکچرز اپنے ساتھ بائنڈ کر دیتے ہیں اور جو واٹر ہوتا ہے وہ کلین ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز کی مدد سے ہم اپنے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن اور کنزرویشن کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے ڈسکس کیا پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے بارے میں.